बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जनाब हुज़ैफ़ा अली और आज आप मुझसे सीखने लगे हैं अमेज़ॉन के कुछ अगले मराहिल में हम जाएंगे और कुछ चीज़ें पिछली पेंडिंग थी वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में और पिछले लेक्चर्स में आपने समझ लिया होगा कि अमेज़ॉन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने कैसे ढूंढने, होलसेलर्स कैसे तलाश करने और प्रोडक्ट्स को कैसे देखना है, उनकी प्राइस लिस्ट कैसे मिलती हैं। प्राइस लिस्ट हासिल करने के बाद हमने उनको स्कैन भी किया, उनको बहुत डिटेल में हमने एनालाइज़ किया। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, वो सारे लेक्चर्स के अंदर आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसकी मेजर इश्यूज़ इसमें चीज़ें हैं कि अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अभी के लिए जो इस बिज़नेस मॉडल के हिसाब से आपके लिए ज़रूरी है आपको, वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है सब यूज़र कैसे बनाने और परमिशंस कैसे मैनेज करनी है उनकी। इसके बाद गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं अमेज़ॉन पे। इसके बाद वॉइस ऑफ कस्टमर क्या चीज़ है, अकाउंट हेल्थ क्या चीज़ है और सेलर सपोर्ट केसेस। ये तमाम चीज़ें वैसे तो बहुत बेसिक हैं, बहुत आसान है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके बिज़नेस के अंदर अक्सर बेशतर कुछ लोगों के बिज़नेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये काम आते हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जिस पर आपको नज़र भी रखने की ज़रूरत है ताकि आपके बिज़नेस में और अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट के अंदर कोई किस्म का खुदा न खासा कोई मसला ना आए। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए ओपन करने लगा हूँ एक, तो ये मेरे सामने एक सेलर सेंट्रल का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है और आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये इतना ज़्यादा हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, अकाउंट हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक है इसकी। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आपने यूज़र परमिशंस कैसे सेट करनी है। यूज़र परमिशन होती क्या है और इसका मकसद क्या है। यूज़र परमिशंस का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट्स आप बनाते हो, लेट्स सपोज आपने यूएस से किसी एक स्पेसिफिक स्टेट से बनाया, आपको कोई जानने वाला यूएस में रहता है, टेक्सास में या कैलिफोर्निया में कहीं पे, तो आपने वहाँ से अकाउंट बना लिया। अब उस प्राइमरी अकाउंट को आप पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर सकते, ये डेंजरस हो जाएगा आपके अकाउंट के लिए। इसलिए बेस्ट ये होता है कि वो शख्स जो वहाँ बैठा है वो आपके लिए यूज़र परमिशंस क्रिएट कर दे, या फिर आप खुद कर लें, उसके कंप्यूटर उसके एनी डेस्क वगैरह लगा के उसके कंप्यूटर से लॉगिन होकर आप खुद ही कर लें। तो समझने का मकसद ये है। अब आपके सामने देखें यहाँ पे एक गियर का बटन आ रहा है टॉप राइट के ऊपर, ये सेटिंग्स में भी नॉर्मली कहते हैं इसे। इसके अंदर आपने जाना है यूज़र परमिशंस के ऊपर। ठीक है, यूज़र परमिशंस का ये बटन आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। ठीक हो गया। अब इस स्क्रीन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको एक ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है और उसका नाम नज़र आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये एक मेन प्राइमरी यूज़र है। प्राइमरी यूज़र की वैल्यू और उसकी एक वो डिफरेंट होती है, ये समझ लें। प्राइमरी यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि द मोमेंट आपने प्राइमरी यूज़र को छेड़छाड़ करना शुरू की तो अमेज़ॉन के ट्रिगर्स ऑन हो जाएंगे और वो ये समझता है कि जी कुछ हो रहा है, या तो कोई अकाउंट हैक हुआ है खुदा न खास्ता, या आपने अकाउंट किसी को बेच दिया है और आप उसके अंदर रद्दोबदल करने की कोशिश करें। तो कोशिश करें प्राइमरी यूज़र को तो हरगिज़ ना छेड़ें। अब आप लेट सपोज आप अपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को भी वो देना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं, किसी टीम मेंबर को, किसी पार्टनर को एक्सेस देना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपल आपने नाम ऐड यूज़र, देखें ये ऐड यूज़र आपके सामने आ रहा है, नाम और आपने इसके अंदर ईमेल एड्रेस डाल देना है। ठीक हो गया, ये डाल के आपने उसको इन्वाइट कर देना है। जब आप इस शख्स को या इस ईमेल एड्रेस के ऊपर किसी को भी आप इनवाइट करने लगे हैं तो उसको एक ईमेल जाएगी अमेज़ॉन की तरफ से और वो उसके अंदर उसकी एक लिंक देगा और बताएगा कि जी आपको इनवाइट किया गया है इस स्टोर पे, और ये जो भी स्टोर का नाम होगा आपके, उस स्टोर के नाम के साथ वो उसे बताएगा कि जी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू ज्वाइनिंग या साइन अप या व्हाट्सएवर। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली एक स्क्रीन आएगी जो मेरे सामने अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन आप बहुत सिंपल है, बस उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे इसी तरह लॉगिन की स्क्रीन मांगेगा जैसे हमने साइन अप फॉर अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पढ़ा था, उस पर जो स्क्रीन आ रही थी वैसी स्क्रीन आएगी। अगर आप वहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो वो एक छोटी सी और स्क्रीन आएगी, वो आपसे साइन अप करा लेगा। सिंपल है, ठीक हो गया। जब ये शख्स, जो भी नया शख्स जिसको आप इन्वाइट कर रहे हो, ये साइन अप यहाँ पे कर लेगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसी जगह पे जैसे मैनेज परमिशंस का बटन आ रहा है ना, इसी तरह मैनेज परमिशंस का बटन यहाँ नीचे भी आ जाएगा उस शख्स का ईमेल एड्रेस के साथ, नए ईमेल के साथ। आपने उस मैनेज परमिशंस पे क्लिक करना है, इसी तरह जैसे यहाँ पे बटन आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब ये स्क्रीन आपके सामने देखें, आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं बहुत सारे मेजर ऑप्शंस इसके अंदर क्या है। मैनेज परमिशंस पे क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब देखें इसके अंदर ऑप्शंस वो आपको दे रहा है, तकरीबन मल्टीपल कॉलम्स हैं। ये कहता है एडमिन बना दो, यानी कि ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, यानी कि एडवर्टाइजिंग का एक मेन एरिया है, फिर इन्वेंट्री का एरिया है, ऑर्डर्स का एरिया है, परफॉर्मेंस का एरिया है। तो ये आपसे अमेज़ॉन पूछता है कि जनाब कौन कौन से एरियाज़ में किन किन चीज़ों के परमिशंस देने हैं इस यूज़र को। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अच्छा जी ये नया जो यूज़र है उसको ऑर्डर मैनेजमेंट का परमिशन मिल जाए।
ठीक है। तो ऑर्डर मैनेज ऑर्डर्स का आप कहते हो कि जी ठीक है, व्यू करना है उसे सिर्फ, या उसे एडिट भी करना है। एडिट का मतलब वो व्यू और एडिट दोनों कर सकेगा। तो जब आप एडिट और व्यू पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब वो नया शख्स वर्चुअल असिस्टेंट या जो यूज़र है, सब यूज़र आपका, वो एडिट भी कर सकेगा। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी चीज़ें आती हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस के अंदर फिर अपील्स हैं, टूल बार्स हैं, रेफरल प्रोग्राम्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर रिटर्न्स भी आ रहा है, रिफंड्स भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद ही इसको सारा कुछ पढ़ के समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर किन किन चीज़ों का एक्सेस देना है। जिसमें नन पे क्लिक करेंगे इसका मतलब वो वाला एक्सेस उसके पास नहीं होगा। जिसके अंदर आप व्यू या व्यू एडिट का एक्सेस देंगे उसको वो वाला एक्सेस मिल जाएगा। इसी तरह इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि एंड में एक चीज़ आ रही होगी यूज़र परमिशंस की। ठीक है। ये यूज़र परमिशन की परमिशन आपने नहीं देनी है, यानी कि आपने उस दूसरे यूज़र को यूज़र परमिशन की परमिशन नहीं देनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये देखें क्या भी रहा है, वार्निंग, बाय ग्रांटिंग दिस राइट यू आर मेकिंग दिस यूजर अ सुपर यूजर, यानी कि ये प्राइमरी यूजर ही बना देगा इसको भी। और यहां पर जब होगा ये सिचुएशन जब आएगी तब चांसेस हाई हैं कि अमेजॉन आपके इस अकाउंट को उसमें डाल देगा डीएक्टिवेशन में, टेम्परेरी में। वो बोलेगा जी इसको आप हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन दें और वेरिफिकेशन कराएं। क्यों? क्योंकि अमेजॉन ये समझता है कि आपने नया यूजर बना के उसको सुपर यूजर बना दिया है, और अब इस सुपर यूजर बनाने का आपका पीछे मकसद ये कि आपने इस अकाउंट को और अकाउंट को बेच दिया है। तो अमेजॉन बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये अलाउ नहीं करता कि आप अकाउंट बेचें। वो कंपनी बिकी है पीछे और उसके साथ अपने अकाउंट वैसे दे दिया तो दैट्स फाइन। उसके लिए नॉर्मली हम इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि ईमेल एड्रेस कोई पर्सनल यूज़ ना करें, ईमेल एड्रेस नया बनाएं जब आप अमेजॉन की आईडी साइन अप करने लगे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यूज़र परमिशन के एक्सेस आपने नहीं देने, ताकि आपका अकाउंट इसमें सिचुएशन में सेफ रहे। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहां तक बेसिकली आपका ये यूज़र परमिशंस वाला मामला था जो कि मैंने आपको समझा दिया। और यूज़र परमिशंस कोशिश करें बहुत लिमिटेड रखें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं क्विकली, जब हमने शिपिंग प्लान जब हम बना रहे थे तो शिपिंग प्लान के अंदर हमारे पास, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि प्रेप सर्विस वालों को आप परमिशंस दे सकते हैं, वो खुद ही प्लान, शिपिंग प्लान वगैरह बना लेते होते हैं। इसके अंदर नॉर्मली आप उनको इन्वेंट्री का ये वाला एक्सेस देते हो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखें ये मैनेज एफबी, इन्वेंट्री और शिपमेंट्स, ये चीज़ों के आप एक्सेस बेसिकली आपके प्रेप वाले को दोगे। जब आप इसको यहाँ पे आप दोगे कि व्यू एंड एडिट बोथ, ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि अब वो आपकी इन्वेंट्री को भी एक्सेस कर सकता है और वो वहाँ से शिपिंग प्लान्स भी क्रिएट कर सकता है। हो सकता है नॉर्मली वो प्रेप सर्विस वाले खुद भी आपको बताएंगे कि भाई मुझे ये फला फला परमिशंस चाहिए, ये सारी परमिशंस इनेबल कर दो, तो जो लगती है मुनासिब है वो आप कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इससे आपके ये यूज़र परमिशन वाला मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज। गेटेड और अनगेटेड का मतलब क्या है? बेसिकली सबसे पहले आप इसको अज्यूम कर लें कि आप एक सोसाइटी में एंटर होने लगे और वो सोसाइटी की एंट्रेंस के ऊपर आपके वो बैरिगेट लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन हो तुसी, कितने जा रहे हो। तो ये वो वाला सीन है। तो वो आप जब, लेकिन वो आपको ये नहीं कह रहा तुम जा ही नहीं सकते, वो ये कह रहा है कि आप जाओगे लेकिन पहले मैं तफ्तीश करूंगा अपनी, आप हो कौन, आपके कोई कवाइफ दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ये गेटेड वाला मामला वही है। अनगेटेड का मतलब तो जी खुला खाता है, कोई बैरिगेट नहीं है, बस आप एंटर हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन गेटेड के अंदर ही है। तो ये कैटेगरीज पे भी होता है, ये सर्टन ब्रांड्स के ऊपर भी होता है, स्पेशली वो ब्रांड्स जिसके ऊपर जिनके ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी है, और ये भी मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। तो उनका ट्रेडमार्क है और ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी है, तो उनमें भी अक्सर ब्रांड्स गेटेड होंगे। इसके बाद अक्सर एसेंस भी गेटेड होते हैं, स्पेसिफिक कोई गेटिंग एसेंस होंगे वो गेटेड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको डायरेक्टली नहीं बेच सकते। अमेजॉन आपसे कहेगा कि जी आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अप्रूवल रिक्वायर्ड का मतलब वही वाली बात है कि अब ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई मैं अप्रूव करूंगा तो ही आप जा सकते हो, वरना तो नहीं जा सकते। तो ये वाला सीन है। अब वो अप्रूवल रिक्वायर्ड के अंदर बात होगा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर आपको कैटेगरी एंड गेटिंग वाला मामला है तो फिर कैटेगरी के अंदर वो सर्टन डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कहता है जी इनवॉइस दे दें और फोटोज देते हैं प्रोडक्ट्स के, और बाज़ औक़ात वो आपको सोर्स मांगता है कि जी सप्लाई चेन के, यानी कि किससे खरीद रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दें, जैसे आपका सप्लायर है, होलसेलर है, बस वो दे दें। नॉर्मली वो अनगेट आराम से हो जाती है। ब्रांड के अंदर भी यही सिलसिला है और एसिन के अंदर भी इस पर कुछ जगहों पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जैसे ड्रग्स की है, ड्रग्स से मुराद मेडिसिन की है, इसी तरह की, इस तरह से अल्कोहल तो खैर वो डायरेक्टली अलाउ नहीं करता। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं तो वो आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये एक वेबसाइट है मेरे सामने ओपन हुई हुई है, इसका बल्कि लिंक भी आपको मिल जाएगा, ये नीचे आ रहा है eva.guru/blog
ये लिंक उठाएं और इसको ओपन कर लें। अब इस लिंक में जब आप जाएंगे ना तो ये बहुत एक तो खैर ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट इन्होंने आर्टिकल बना दिया है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये देखें लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये बता देता है ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स की कैटेगरी गेटेड है, ठीक है। इसके बाद मतलब खैर इसके पास और भी कैटेगरीज हैं लेकिन हम वो सारी हमें इस वक्त जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स कलेक्टिबल की भी कैटेगरी गेटेड है। अब ये देखें ये कहता है अनगेटेड कैटेगरीज। अब ये जो अनगेटेड कैटेगरीज हैं ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में इसमें से भी कुछ कैटेगरी गेटेड हो, ये सेलर स्पेसिफिक होती हैं। यानी कि मेरे अकाउंट के ऊपर जो चीज़ इस वक्त गेटेड है वो हो सकता है आपके अकाउंट में गेटेड ना हो, या वाइस वर्सा भी होगा। तो इस तरीके से जहन में रखें कि ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो ज़्यादातर ये वाली कैटेगरीज अनगेटेड जो बता रहे हैं वो अनगेटेड ही निकलेंगी। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बताया, तो देखें ये सब कुछ बता रहे हैं कि जी इसके अंदर अल्कोहल भी है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब पेट सप्लाईज की बात नहीं हो रही, ये इंक्लूड्स लाइव एनिमल्स, यानी कि आप जिंदा जानवर, कोई मछलियाँ या ऐसी चीज़ें नहीं बेच सकते इसके ऊपर, या रिस्ट्रिक्टेड है वो कैटेगरीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, गैम्बलिंग एंड लॉटरी ये अलाउड नहीं है। इसके अलावा और भी है, बहरहाल ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। मैंने आपको थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके लबो लुबाब करके समझा दिया, लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तफसील मौजूद है, तो उसको ज़रूर स्टडी कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, थर्ड थिंग इज़ वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है, यानी कि वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब यह कि कस्टमर की आवाज़ सुनो। अमेज़ॉन कस्टमर से फीडबैक लेता है मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे अगर आपको कस्टमर को वो रिटर्न दे ऑफर कर रहा है, कस्टमर ने A to Z क्लेम कर लिया है, कोई चैट मैसेज हेल्प सपोर्ट ओपन किया हुआ है, वो हर जगह पे कहीं ना कहीं से फीडबैक ले रहा होगा। इन सारे फीडबैक को बेसिकली वो इकट्ठा करके उसके ऊपर ये डिसाइड करता है कि अच्छा जी आपकी कौन सी सर्टन प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रही हैं। इसे कहते हैं NCX, ठीक है। NCX का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसके लिए एक और आपको मैं दिखाऊंगा, आर्टिकल भी आया हुआ है इसके अंदर। ये तो मेरा जो अकाउंट चल रहा है इस वक्त, उस अकाउंट के अंदर NCX है ही नहीं, क्योंकि ये एक ही प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट चल रही थी इसके अंदर जो आपके सामने आ रही है। और इसके मैं आपको बल्कि एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। हम बात कर रहे थे NCX की, और ये एक दूसरी स्क्रीन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं और ज़्यादा डिफरेंट NCX के रीजंस भी हैं। जैसे मैंने आपको इस स्क्रीन के अंदर दिखाई, ये देखिए टॉप के ऊपर आपको बता रहा है वेरी पुअर, फेयर, गुड और एक्सीलेंट। अब मेरी एक ही लिस्टिंग है और उसके अंदर एक्सीलेंट बता रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लेवल आइटम था और इसलिए इसके अंदर कोई ज़्यादा हमने काम भी नहीं किया हुआ। तो बहरहाल, लेकिन आपको देखनी है दूसरे जो एरियाज़ हैं, पुअर, वेरी पुअर वगैरह, तो हम उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये किसी और अकाउंट की बात हो रही है और वहाँ से हमने ये स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। अब ये देखें, ये ऊपर जो चीज़ें आ रही है ना गुड में, ये सेकंड रॉ में देखें तो परफॉर्मेंस और क्वालिटी नॉट एटिकेट 100%। इसके अंदर कहता है इनसफिशिएंट डेटा अभी है, तो इसलिए इसने इसको गुड में डाल दिया है, यानी कि एक्सेलेंट में नहीं है लेकिन गुड में है। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा यहाँ पे फेयर में आ रहा है। फेयर का क्या मतलब है कि जनाब ये गुड से भी नीचे आ गई है, फेयर पे आ गई है। डैमेज्ड आइटम 33%। ये कहता है अमेज़ॉन को, जब उसने कस्टमर ने रिटर्न किया है तब वो कह रहा था कस्टमर कि आपका आइटम डैमेज आया मेरे पास। अब डैमेज आइटम के अंदर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या वो आइटम भेजते वक्त लॉजिस्टिक्स के शिपिंग के दौरान ही में डैमेज हुआ है या वो आइटम पहले से डैमेज था। अमेज़ॉन ये फाइंड आउट करेगा कि अगर वो पहले से डैमेज था आइटम और प्रूफ हो जाता है तो अमेज़ॉन वो आपके खाते में यहाँ पर डाल देगा इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि सारे डाले, लेकिन वो डाल देगा जहाँ पे उसको वेरीफाई हो जाता है कि आप ही की तरफ से डैमेज था, यानी कि सेलर ने उसको चेक नहीं किया। ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये वाली पोर में आ रही है। पोर का मतलब क्या, परफॉर्मेंस और क्वालिटी नॉट एडिकेट, इनसफिशिएंट डेटा है अभी तक, लेकिन ये बहरहाल इसको पोर किया हुआ है। ये हो सकता है थोड़े अरसे बाद इसको दोबारा अपडेट करेंगे। ये तो डेटा अप्रैल का है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये इसको दोबारा अपडेट कर दिया होगा इसने, और उसके अंदर फिर यहाँ पे मजीद इन्फॉर्मेशन दे के बताएगा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से इसने इसको पोर में डाला हुआ है। अब पोर हो या फेयर हो, यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी होती है कि ये ना हो हमारे साथ, क्योंकि अगर ये सब होने लगा, आप लोगों को याद होगा अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने जब बाय बॉक्स की रोटेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि NCX आपकी बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। वो कैसे करता है? मिसाल के तौर पे अगर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक कैटेगरी, लेट्स सपोज ग्रॉसरी कैटेगरी की आइटम्स हैं, ठीक है, आप ग्रॉसरी की 10, 15, 20 किस्म की डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके 100 ऑर्डर में से तकरीबन 12 से 15 आइटम्स रिटर्न हो गई और उसका NCX भी लग गया साथ। NCX का मतलब नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर कस्टमर ने नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ उनको रिटर्न किया है या कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो अमेज़ॉन आपका NCX बढ़ा देगा। जब NCX बढ़ गया, इसका मतलब वो आपकी लिस्ट को डीएक्टिवेट कर देगा।
एनसीएक्स बाज़ औक़ात इतना ख़तरनाक हो जाता है कि अमेज़ॉन आपकी उस कैटेगरी की बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी हटा देता है। यानी कि अब ग्रोसरी की जो बाकी की 12-15 आपकी लिस्टिंग्स चल रही हैं, वहाँ पे भी आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा इतना आराम से। हम अक्सर इस बात से परेशान होते हैं सेलर्स कि जी हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा फलाँ जगह पे, लेकिन हमें ये चीज़ की रिसर्च नहीं की होती कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं थी जिसके ऊपर हमारा एनसीएक्स इतना हाई चला गया था जिसकी वजह से बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसी इसकी कोई स्पेसिफिक ईमेल नहीं आती है अमेज़ॉन से कि जी देखो हमने आपके बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी है, वो बताएगा नहीं मुझसे, लेकिन ये होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस भी है और कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे और मेंटोर्स हैं, गुरुज़ हैं, हर कोई यही बात जानता भी है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, स्पेशली होलसेल एफबीए में, कि जिसके अंदर ये वाला सिलसिला आपका कम से कम होने के चांसेस हों। अच्छा, ये था वॉइस ऑफ कस्टमर। इसके बाद है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अकाउंट हेल्थ। तो अकाउंट हेल्थ के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट वो बता रहे हैं अकाउंट हेल्दी है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स यानी कि मेरे ग्लोबल अकाउंट्स चल रहे हैं, इस वजह से आपने करना क्या है, यहाँ ऊपर देखें अकाउंट हेल्थ में आ जाएंगे, यहाँ पर इसी लाइन में वॉइस ऑफ कस्टमर भी है। अकाउंट हेल्थ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा और अकाउंट हेल्थ आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी अकाउंट हेल्थ इस अकाउंट की बहुत अच्छी है, 200 है या इससे भी ऊपर जा सकती है। जब ये 250 से ऊपर पहुंचेगी तो अमेज़ॉन आपके लिए बाकायदा डेडिकेटेड सपोर्ट एजेंट भी लगा देगा कि इस अकाउंट के साथ आपका वो डेडिकेटेड सपोर्ट एजेंट आ जाएगा। अब ये इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसकी वजह क्या है कि वो चीज़ें एफबीएम या ड्रॉप शिपिंग करने वालों के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट कर जाती है, जैसे लेट शिपिंग रेट। अब आप तो शिपिंग कर ही नहीं रहे ना, वो तो एफबीए है, तो ये आपके लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखें सब में नॉट एप्लीकेबल वैसे ही बता रहे हैं, वैलिड ट्रैकिंग रेट, प्री फुलफिलमेंट, कैंसल, ऑन टाइम डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। किस पे एप्लीकेबल होंगी? एफबीएम वालों पे। इसी तरह ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। अब अगर आपके ऑर्डर्स के अंदर अगेन वो एनसीएक्स हुआ है तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा होगा और यहाँ पे भी दिखाएगा। नेगेटिव फीडबैक देखें आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ए टू ज़ी गारंटी क्लेम, नॉर्मली ये भी एप्लीकेबल होता है एफबीएम करने वालों के लिए, ताकि वो जब आइटम कोई भेजी है और फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा आपने किसी सेलर ने किसी कस्टमर के साथ धोखा कर दिया, आईफोन बेचा है और आईफोन के डब्बे में 2 पत्थर के टुकड़े डाल के भेज दिए, उसने $1100 ले लिए, तो ये वो कस्टमर आके क्या करेगा, ए टू ज़ी क्लेम डालेगा यहाँ पे कि जी मेरे साथ ये धोखा हुआ है। तो ये उसके लिए होता है, और स्पेशली जब सेलर कस्टमर को सपोर्ट ना करे, ज्यादातर केसेस में ये एप्लीकेबल होता है एफबीएम वालों के लिए। चार्जबैक क्लेम्स का मतलब ही यही है, क्योंकि आप एफबीएम नहीं कर रहे हो, आप एफबीए कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये भी एप्लीकेबल नहीं है। जो चीज़ एप्लीकेबल होगी ना वो यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। सस्पेक्टेड का मतलब क्या है कि अमेजॉन सस्पेक्ट कर रहा है अभी, तो अगर कोई आईपी कंप्लेन आई नहीं है लेकिन अमेजॉन ने सस्पेक्ट कर दिया तो वो यहाँ पर डाल देगा। अब रिसीव्ड आईपी कंप्लेंट्स आ गई, अगर किसी ब्रांड ने कंप्लेंट डाल दी कि जी आप मेरी प्रोडक्ट मेरी इजाजत के बगैर बेच रहे हैं, तो उसकी कंप्लेन यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से ऑथेंटिसिटी की है, कस्टमर रिटर्न करता है, कहता है जी जो मैंने नाइकी ब्रांड के जूते मंगाए थे लेकिन नाइकी तो है नहीं, है तो 2 नंबर है, चाइना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से ये सारी कंप्लेंट्स हैं और वायलेशंस हैं जिसको अमेजॉन यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। एक कंप्लेन अगर आपने रिजॉल्व नहीं की है तो वो मिनिमम 6 महीने तक तो इस अकाउंट में पड़ी रहेगी, और एक के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी आ गई तो अकाउंट जाएगा हाथ से। तो इसलिए ख्याल खास कर ये मुश्किल हो जाएगी नए सेलर्स के लिए, क्योंकि नए सेलर करते क्या है कि उनको नहीं पता होता, उनकी सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो कभी कभार इस तरह की गलती कर जाते हैं, ब्रांड से पूछे वगैरह आइटम डाल दी, आईपी कंप्लेन आ गया। इसलिए ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपको ये समझाने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पैक्टफुल हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपने इसमें कोताही बरती तो खुदा न खासा आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पॉलिसी वायलेशन, अगर जब अमेजॉन की किसी पॉलिसी का वायलेशन है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके सारे एरियाज़ हैं। अकाउंट हेल्थ आपने पढ़ लिया, आपने वॉइस ऑफ कस्टमर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट केसेस, जो इसके अंदर लिखा हुआ भी 5वां, सेलर सपोर्ट केसेस। सेलर सपोर्ट केसेस का मतलब ये होता है कि आपने अगर सेलर से अमेजॉन से सपोर्ट चाहिए, यहाँ टॉप हेल्प में आ जाएं आप, गेट हेल्प एंड रिसोर्स पे क्लिक करें तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। जैसे बल्कि मैं आपको क्विकली ओपन करके बता भी देता हूँ, और इसके अंदर ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या काम है, बेसिकली कौन से कैटेगरी के अंदर आप हैं। तो इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है कि सेलिंग ऑन अमेजॉन ये आपकी सर्विस है। इसके अलावा फिर आपके पास ये एफबीए रिटर्न्स हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको सपोर्ट हो सकती है चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पेज में एडिट करना है तो यहाँ पर ये पूछता है कि अच्छा जी क्या एडिट करना है, टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट। मैंने कहा जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो अब ये एसिन मांगेगा मुझसे। जब आप एसिन दे देंगे, इसे कोई भी एसिन डाल दिया मैंने, तो ये एसिन डालेंगे तो फिर ये आ गया, इसका बढ़ जाएगा और आपको टेक्स्ट बॉक्स दे देगा, वो अप्रूवल में जाएगा और सेलर आपको सपोर्ट आपको रिप्लाई करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ से अपने सेलर सपोर्ट के केसेस को मैनेज भी कर सकते हैं, पुराने केसेस भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये थे आज के सेलर सेंट्रल की मैनेजमेंट के एरियाज। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।